और जीएस भाई आनंद रावत में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, यूके ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जो आगामी अगस्त में कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इससे पहले हमने लगभग 53 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। ये हमारा तीसरा संस्करण है। इससे पहले के जो वीडियो हैं उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें है छवि के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है। तो छवि के एक छोटे संस्करण को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है क्लिप आर्ट, बिटमैप, ठीक है, थंबनेल और पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल पीएनजी नेटवर्क जिसे कहा जाता है। तो यानी छवि के छोटे संस्करण की अगर बात करें तो यहाँ पर थंबनेल जो है वो राइट आंसर होगा। इसके लिए अगर क्लिप आर्ट की बात करते हैं तो क्लिप आर्ट जो है एक प्रकार का छोटा ग्राफिक्स का संग्रह होता है। जैसे आपने यूट्यूब में वर्ड में या फिर अपने कंप्यूटर में एरो वगैरह, कार्टून वगैरह आइकन्स देखे होंगे, तो उसको क्लिप आर्ट बोलते हैं। बिटमैप की बात करते हैं तो बिटमैप जो है वो एक प्रकार का इमेज फॉर्मेट होता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं रास्टर इमेज फॉर्मेट होता है, जो क्या करता है इमेज के पिक्सल से बना होता है। ये फाइल साइज इसमें थोड़ा सा बड़ी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है और साथ साथ में कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, इसका पीएनजी एक प्रकार का इमेज फॉर्मेट ही है। अगर पीएनजी की बात करते हैं तो एक प्रकार का इमेज फॉर्मेट ही है, लेकिन इसके जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट के रूप में होता है। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा थंबनेल। जैसे आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, और वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो वीडियो में आपने क्लिक क्यों किया है? आपने देखा होगा ना कि इस वीडियो में मेरे को ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो वही, जो अगर बात करते हैं थंबनेल, तो किसी एक बड़ी फोटो का, यानी बड़ी फोटो का एक छोटा स्वरूप है ये, या एक बड़ी पीडीएफ का एक छोटा स्वरूप है ये थंबनेल। तो आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है 2010, 2011, 2012, 2013। तो ये 2011 में उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राजकीय खेल घोषित किया है। और राजकीय खेल घोषित करने के सबसे बड़ा कारण क्या है? राजकीय खेल घोषित करने का सबसे पीछे कारण है कि यह है पहाड़ी राज्यों में, यानी पहाड़ी क्षेत्रों। आप क्रिकेट घोषित करेंगे तो बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए, लेकिन फुटबॉल जो है वो आराम से खेल सकते हैं। और दूसरा, पहाड़ियों में स्टेमिना तो ज़्यादा ही होता है। खैर, ठीक है, तो ये घोषित किया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 318, 368, 345 वगैरह ये दे रखा है। तो आप देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 318 के बाद 345, 345 के बाद 372, 372 के बाद यहाँ निकालना है ये वाला पार्ट, 68 के बाद 95, 395, 395 का 422 और 422 के 449। तो अगर ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पर 27 प्लस हो रहा है। नीचे वालों में, अगर ये वाला जो नीचे वाले हैं, तो इसमें भी 27 प्लस हो रहा है। तो जैसे 318 में 27 प्लस करो तो कितना? 345 पड़ता है। इसी प्रकार 368 में 27 प्लस करो तो 395 होता है। इसी प्रकार हम 300, अगर यहाँ बात करते हैं 372 में अगर 27 प्लस कर देते तो आंसर हमारा 399 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो 399 है। आगे देखते हैं, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? तो कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा आपके सामने ऑप्शन है नरसिंह देव, ठीक है, शालीवाहन देव, सुभिक्ष राज और नकुल देव। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा? सुभिक्ष राज देव जो है वो कार्तिकेय वंश का सबसे अंतिम शासक है। सुभिक्ष राज माना जाता है, अंतिम प्रमुख शासक भी माना जाता है इसको। इसके बाद कत्यूरी जो शासन है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। और जैसे आपने इसके बाद चंद और पवार जो है आपने सुना होगा। जैसे सोमचंद ने आपका कुमाऊं की स्थापना की थी और कनकपाल ने गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। तो और वो कत्यूरियों के ही उत्तराधिकारी हम मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में कहा जाता है। इसके अलावा नरसिंह देव, शालीवाहन और नकुल देव, ये कत्यूरी वंश के शासक तो थे लेकिन अंतिम नहीं थे। आगे बात करते हैं, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है? तो कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है? तो आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप तो चला ही रहे हैं, वाइबर एक प्रकार का आता था, मैसेजिंग आता है, स्काइप आप वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। याहू जो है ये गूगल का था। याहू गूगल का नहीं था, मतलब याहू एक प्रकार का वेबसाइट था। और साथ साथ में आपने
व्हाट्सएप से पहले, फेसबुक से पहले एक ऐप चलता था, कौन सा? ऑर्कुट। और ऑर्कुट के समकक्षी याहू चलता था, ठीक है। तो याहू मेल है, गूगल के साथ साथ ही था ये। तो ये 2018 के आसपास इसको बंद कर दिया। और चूंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, एक क्वेश्चन में करंट अफेयर्स की भूमिकाएं बहुत है। अगला है 59 क्वेश्चन, ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो किस जनजाति द्वारा किया जाता है ऋतु प्रवास? नागा द्वारा, थारू द्वारा, बुक्सा द्वारा और गद्दी द्वारा। नागा जनजाति जो है वो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में पाई जाती है नागा जनजाति। इस बार थारू जो है भारत में तराई क्षेत्रों में बेसिकली थारू पाए जाते हैं। और उत्तराखंड के भी उधम सिंह नगर में थारू अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा थारू जो है वो उधम सिंह नगर में ही निवास करते हैं। बुक्सा भी ये नैनीताल और आगे बात करते हैं, बुक्सा नैनीताल और आपका उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। दूसरा, गद्दी की बात करें तो गद्दी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और ये बेसिकली ऋतु प्रवास के रूप में काम करते हैं। ये जनजाति हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इनको जनजाति घोषित नहीं किया गया। हालांकि ओबीसी के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है, गद्दियों, ठीक है। और ये अपने गाय भैंस जैसे है ना, पहाड़ों में लेके चलते हैं। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं। और गर्मियों में क्या है, ये हिमाचल प्रदेश, जौनसार, भावर, इन क्षेत्रों में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का पहला विशिष्ट कुत्ता पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? तो कुत्ता पार्क जो है पालतू जानवरों को पालने के लिए एक पार्क स्थापित किया गया है। और ये उस समय का तत्कालीन 2019 के आसपास करंट क्वेश्चन था। और इसका आंसर जो है हैदराबाद। हैदराबाद जो है फेमस किसके लिए है? हैदराबाद फेमस अपना गोलकुंडा के लिए फेमस है। और हैदराबाद के निज़ाम बहुत फेमस हुआ करते थे, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और ये हैदराबाद ही इसका आंसर है। और चार मीनारा, जो चार मीनार या चार मीनार, ये हैदराबाद के फेमस है, ठीक है। और भारत का बहुत बड़ा स्टार्टअप हब कहा जाता है इसको, हैदराबाद को। अगला है, माजुली द्वीप जो है स्थित है। तो माजुली द्वीप कहाँ है? आपका गंगा नदी पे, गोदावरी नदी पे, सिंधु नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और माजुली द्वीप के बारे में समझो, ये क्या है? मियंडर यानी विसर्पों के द्वारा निर्मित एक द्वीप है और नदी द्वीप है। और ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप है। हाल ही में न्यूज़ में माजुली द्वीप इसलिए था क्योंकि ये निरंतर संकट का सामना कर रहा है, माजुली द्वीप, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा अगला अगर बात करते हैं, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो कल्याण सिंह रावत ये आपके चमोली ग्वालदम इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। और एक दिन ले गए बच्चों को कहाँ घुमाने? बेदनी बुग्याल। तो बेदनी बुग्याल ध्यान रखना चमोली में ही है, बेदनी बुग्याल ले गए। उन्होंने देखा कि लड़के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, एकदम शरारती बंदरों की तरह लड़के होते हैं। लेकिन लड़कियां जो है वो बड़ी शांत और बहुत अच्छी तरह पेड़ लगा रही हैं, पेड़ पौधों को देख रही, निहार रही है, उनका संरक्षण करने का प्रयास कर रही है। तो कल्याण सिंह रावत ने कहा कि अगर प्रकृति का संरक्षण कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, ठीक है। इसीलिए महिलाओं के विवाह में उन्होंने जब महिलाएं विवाह हो जाता है, महिलाओं का विवाह के समय क्या है, एक प्रथा आरंभ की। प्रथा ये थी कि वृक्ष लगाने की प्रथा। और वृक्ष का जो लालन पालन पोषण जो है वो मेत मतलब मायका जो है वहाँ पर होगा। और यहीं से मैती आंदोलन शुरुआत हुई। और एक प्रकार का पर्यावरणीय आंदोलन है ये। और 1996 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा इसको। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित की? तो पहली जेल जो है वो 1816 में स्थापित की गई। 1812 तो होगा नहीं, लेकिन बाकी देखते हैं 1816 में। ये ट्रेल का काल था और इसी समय अल्मोड़ा में पहली बार जेल की स्थापना हुई। सी इसका आंसर होगा। और उत्तराखंड में सबसे पहले अंग्रेज जो आए 1814 के आसपास आए। और फिर आंग्ल गोरखा युद्ध के माध्यम से 1914-15 के आसपास, जो 15-16 के आसपास आंग्ल गोरखा युद्ध जो हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया। और उसके बाद फिर 1816 से यहाँ पर प्रशासनिक पुनर्गठन की स्थापना की और अंग्रेजी शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। सुगोली संधि के माध्यम से ही गोरखा उत्तराखंड में यानी कुमाऊं जो क्षेत्र है, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आया। और बाकी और भी क्षेत्र आया, जैसे आपका सिक्किम हुआ, भूटान हुआ। ये जो क्षेत्र है दार्जिलिंग वाला, ये क्षेत्र, और बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार का तराई क्षेत्र, ये किसके अधीन आया? गोरखाओं के अधीन आया, सॉरी, अंग्रेजों के अधीन आया। अगला क्वेश्चन नंबर 65, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी संख्या है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360, 180,
90 और 280। तो 90 और 280 देशांतर रेखाएं जो हैं, देशांतर यानी इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, यानी पृथ्वी पर जो लंबवत रेखाएं होती हैं, पृथ्वी पर इमेजिनरी यानी काल्पनिक लंबवत रेखाएं होती हैं, इनको देशांतर कहते हैं। और पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर जो समानांतर पृथ्वी पर समानांतर रेखाएं होती है, इनको क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश कहते हैं। तो कितनी संख्या है देशांतरों की, तो ध्यान रखिएगा देशांतरों की संख्या कितनी है। यहाँ पर जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, यहाँ पर ध्यान से एक बार देख लीजिए दोबारा, जो 179 लाइन्स है, और इसके इधर कितनी है, 179 लाइन्स है। और 179 अगर बात करते हैं तो 179 358 होता है। कितना होता है, 358 होता है। इसके बाद ये 0 डिग्री की एक, और फिर एक आएगी ना दोनों में कॉमन 180 वाली, तो +2, यानी कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं होती। और कितनी अक्षांश रेखाएं होती, तो अक्षांश रेखा 380 सॉरी 180 अक्षांश रेखाएं होती है, 90 ऊपर और 90 नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं। बत्ती कुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन है, तो ये उस समय 2018-19 के आसपास एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म। और इसके जो निर्देशक थे, निर्देशक का नाम क्या है आपका, श्री नारायण सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 है कि प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो किसने तुगलक से मुलाकात की थी, तो इसका आंसर होगा ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद, यानी फिरोज शाह तुगलक ने इनको ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, गरुड़ ज्ञानचंद्र। ठीक है, फिरोज इसका सही उत्तर है। बाकी रुद्रचंद, इनका जो कार्यकाल था वो 1565 के आसपास था, शुरू होता है। और इसी समय से ये अकबर के समकालीन थे, और यहीं पर से अब जो आपका चंद वंश है, ये चंद वंश अप्रत्यक्ष रूप से मुगलों के अधीन आ चुका था। ठीक है, बाकी भारती चंद आपको पता है, भारती चंद के पवाड़े बहुत फेमस है भारती चंद के। और लक्ष्मी चंद जो थे ये लकुली बिरालू। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल जो है वो कहाँ है आपका, देहरादून में है। देहरादून में है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यूकेपीएससी आपका हरिद्वार में है, और उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है वो आपका कहाँ है, नैनीताल में है। ठीक है, और इसको शिफ्ट करने की बात चल रही है हल्द्वानी में गोलापार, इसको शिफ्ट करने की बात चल रही है। अगला बात करते हैं अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो अंडमान निकोबार को अलग करता है कौन सा, आपके सामने ऑप्शन है अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर नीचे निकोबार द्वीप समूह। तो इसके बीच में 10 डिग्री जो डेक्कन पास जिसे कहा जाता है, 10 डिग्री इसको क्या करता है, अलग करता है। बाकी आपका अंडमान सागर आपका ये आपका म्यांमार है, और म्यांमार और अंडमान के बीच में आपका अंडमान सागर है। जो मन्नार की खाड़ी है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पर जाफना के पास, ये वाला जो पूरा एरिया है इसको मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। इसके अलावा कुछ और है, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो 8 डिग्री चैनल जो है आपका, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, बेसिकली ये आपका लक्षद्वीप, यानी आपका लक्षद्वीप में एक द्वीप है मिनिकॉय और मालदीव, यानी 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। फिर 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े दान दिए थे। तो आपके पास ऑप्शन है बलभद्र शाह, महीपति शाह, शामशाह और मानशाह। तो इसका सही उत्तर जो है वो शामशाह होगा। शामशाह ने इनको एक हाथी और एक घोड़ा जो है वो उधार स्वरूप दिया था। जहांगीर के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। और बदले में जहांगीर को शामशाह ने कस्तूरी मृग वगैरह ये सब क्या है, दान दिए थे। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाना युद्ध नृत्य। तो तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है, तो नागराज, पांडव नृत्य, सौरव नृत्य और नरसिंह नृत्य। अगर इसका उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा, सौरव नृत्य। सौरव नृत्य जो है ये एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, और इसी के प्रकार ये गढ़वाल का युद्ध नृत्य है, और इसी के जैसा छोलिया अगर बात करते हैं, छोलिया नृत्य ये आपका कुमाऊं का युद्ध नृत्य है। पांडव नृत्य जो है आपका महाभारत की जो
पांडव है, उन्हीं के संदर्भ में ये नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, नरसिंह नृत्य और नागराज नृत्य एक प्रकार के धार्मिक नृत्य हैं। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, और ये 73, हाँ 73। तो निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो जो गढ़वाल शासक थे उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ देखो, आपके मोहिपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको पता है इन चारों में सबसे ललित शाह का कार्यकाल जो है सबसे आखिरी में था इन चारों में से। तो यानी पहला स्टेटमेंट हमने काट दिया। इस टेक्निक को इलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं, ध्यान रखना। इस टेक्निक को इलिमिनेशन की टेक्निक बोलते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ बात करते हैं तो ललित शाह से ठीक पहले फतेह शाह थे। ललित शाह से पहले फतेह शाह थे। तो फतेह शाह थे, तो इसका मतलब चौथा, 2 के बाद 3, यानी कुल मिला के हमारे पास सी ए डी आ गया। और सबसे पहले इन चारों में से पृथ्वीपति शाह से पहले आपके महीपति शाह थे। तो ऑप्शन जो होगा आपका ऑब्वियसली कौन सा होगा? डी होगा। तो पहला सबसे पहले महीपति शाह, दूसरे नंबर पे पृथ्वीपति शाह, तीसरे नंबर पे आपका फतेहपति शाह, और चौथा आपका ललित शाह। ठीक है, समझिए। फतेह शाह आपका जो नवरत्न के लिए जाने जाते थे, फतेह शाह। ठीक है, बाकी हम उत्तराखंड में जो है वो क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 74, और ये इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। फिर हम एक नई वीडियो लाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? तो नेटिव मैरिज एक्ट अगर बात करते हैं, आपके सामने ऑप्शन है 1865, 1875, 1882 और 1872 और 1882। तो ये जो है, ये बेसिकली क्या है, आपका ऑप्शन जो आंसर जो होगा वो 1872 होगा। नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी बाद में ये आधार बनता है, स्पेशल मैरिज एक्ट का आधार बनता है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोगों के लिए एक वैधानिक विवाह का प्रावधान करना। ठीक है, ताकि जो तत्कालीन सामाजिक सुधार आंदोलनों को क्या मिल सके, बल मिल सके। ठीक है, तो इसके यानी इसका सही आंसर क्या होगा? आपका बी 1872। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो 1829 में सती प्रथा का एबोलिशन यानी उन्मूलन किया था 1829 में। ठीक है, और इसमें राजा राम मोहन राय की अहम भूमिकाएं थी, और उस समय विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे भारत के। दूसरा है 1856 में, 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के माध्यम से, और इस समय आपके लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। ठीक है ना। फिर 1872 में आपका नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 में आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट, यानी विवाह की न्यूनतम उम्र जो है इसमें निर्धारित की गई थी। ठीक है, और फिर आपका 1929 में, फिर 1929 में शारदा अधिनियम लाया गया, जो बाल विवाह के निषेध से संबंधित था। ठीक है, और इसने बाल विवाह के निषेध से संबंधित था। ठीक है, फिर ये आपके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं कनिष्ठ साइक के, और उम्मीद करता हूँ आप आखिरी तक बने हुए हैं मेरे साथ। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।